नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों को बहुत नज़दीक से देखा है और वो लगातार वहां पर बने हुए हैं चुनाव के अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव के प्रचार प्रसार में। तो आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो बता रहे हैं कि चुनाव में क्या चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ पर जनादेश देने के लिए लहर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार विजयी बनाने का संकल्प लिए पड़ी है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्षों में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद 2 गुना हुआ है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हुई है। वहाँ एक्सप्रेसवे का निर्माण जो सुश्री मायावती और श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में कुल मिलाकर 480 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना। अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में मायावती के कार्यकाल के जमाने के डीपीआर को पकड़कर कुल मिलाकर वहाँ सिर्फ 18 किलोमीटर जो है मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 5 गुना 90 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ। 24 घंटा बिजली शहरों में आती है, 20 घंटा जिला मुख्यालयों में आती है और 18 घंटा बिजली गाँव में आ रही है। 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो 70 वर्षों से अंधेरे में जीने के लिए अभिशप्त थे। ऐसे 2.5 करोड़ लोगों को पहली बार उनके जीवन में बिजली मिली है और एक एलईडी बल्ब मुफ्त, बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिला है। 18 करोड़ ऐसे लोग हैं। कुल उत्तर प्रदेश की आबादी अनुमानतः 25 करोड़ की मानी जाती है। उसमें से 18 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 5 वर्षों में या तो मुफ्त का मकान मिला है, या तो मुफ्त की बिजली मिली है, या मुफ्त का राशन मिला है, या मुफ्त का एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है, या मुफ्त का उनको जो है शौचालय उनके घर में बना है। ऐसे में 18 करोड़ लोगों का संकल्प अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय जिताने देने के लिए काफ़ी है। सर, आपकी बात का समर्थन करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वापस से सत्ता में वो आ रही है और उधर सपा दावा कर रही है कि अब की बार जो है सपा आएगी सत्ता में। नहीं, दावा करने का अधिकार तो हर किसी को होता है। कांग्रेस भी हर बार दावा करती है। 1989 से लेकर 2022 के बीच में, यानी इन कुल 33 वर्षों में कांग्रेस कभी 30 सीटें नहीं पार कर पाई, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा भी दावा कर रही हैं कि हम भी सत्ता में आएंगे। सर, कांग्रेस तो अब मतलब प्रियंका वाड्रा ने उनको जो है वहाँ पर संजीवनी का काम किया है, कैसे कैसे उन्होंने खींचा है कांग्रेस को। नहीं तो अब वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वो मृत प्राय हो रही है कांग्रेस उत्तर भारत में। संजीवनी का काम नहीं किया है, उल्टा मूर्छा से मरणावस्था को भेजा है। जब श्रीमती प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की इंचार्ज बनी, तब वहाँ पर कांग्रेस की 2 लोकसभा सांसद हुआ करते थे, 7 विधायक हुआ करते थे। आज कांग्रेस के पास प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में अमेठी, जो 1977 के बाद एक चुनाव हारने के अलावा 1980 से 2019 तक, यानी कुल 39 वर्षों तक कांग्रेस का गढ़ था, वो गढ़ भी उनका ढह गया। रायबरेली में उनका एक ब्लॉक प्रमुख चुनकर नहीं आया, तो रायबरेली भी उनके हाथ से चला गया। उनके 7 विधायक थे, सिर्फ 1 विधायक शेष बचा है। तो संजीवनी दे रही हैं कि जहर दे रही है। और अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि दावा करती है कि सपा जो है गुंडों की सरकार है, उसमें अपराधी जो है अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो फिर ऐसे में अखिलेश यादव से भाजपा कैसे अलग है, मतलब सपा से भाजपा कैसे अलग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक मुकदमों के अलावा कोई मुकदमा हो। जैसे वो तो कहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी दागी हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एफिडेविट देख लीजिए, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। अखिलेश सिंह यादव जो हैं वो फर्जी खुद का क्लीन चिट जो है सीबीआई का फर्जी क्लीन चिट बनाते हैं और उसका भी मुकदमा झेल रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह के लोग हैं। मुख्तार अंसारी
उनका परिवार किसका कैंडिडेट है? अखिलेश सिंह यादव के परिवार कैंडिडेट है। सबसे अधिक मुकदमे आजम खां के परिवार पे है, 150 मुकदमे। वो किसके प्रत्याशी है? तो वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हर जिले में एक माफिया था, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हर जिले में एक न एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश को के जो अपने उत्पाद से, मुरादाबाद है तो कांसे के लिए मशहूर है, हमारा जौनपुर है मूली के लिए मशहूर है, हमारा वाराणसी है तो साड़ियों के लिए मशहूर है, हमारा भदोही है तो कारपेट के लिए मशहूर है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिले को नई पहचान आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने दी थी। अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे। आप बता दीजिए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने दंगे हुए? एक भी दंगा नहीं हुआ। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी यूक्रेन में जो छात्राएं फंसे, मतलब छात्र वर्ग जो फंसा हुआ है भारतीयों का, तो उनको लाने में इतना विलंब कैसे हुआ? अगर देखा जाए तो इससे पहले जैसा कि जो छात्र के परिजन लोग हैं उन लोगों ने ये बात खुद कही है कि सुषमा स्वराज के शासनकाल में इस तरह की का विलंब नहीं होता था। मतलब इतनी देर तक इंतजार क्यों किया गया? देखिए, कंपेयर भी किससे किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर किया जा रहा है। आप कांग्रेस से कंपेयर कर सकती है? नहीं कर सकती है। देखिए, इसमें भी यूक्रेन के मामले में सबसे पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की गई। 15 फरवरी को जब एडवाइजरी जारी की गई और विमान की व्यवस्था की गई, एयर इंडिया का विमान खाली लौटा क्योंकि वहाँ से छात्र आने के लिए तैयार नहीं थे। कहा तो ऐसा गया कि वो आधे रास्ते से ही वापस आया। नहीं, विमान पहुँचा वहाँ, छात्र आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आशंका नहीं थी कि युद्ध इतनी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। पहले जो है छात्रों के बारे में सबसे पहले अगर हमको इवैक्यूएशन करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसका डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो 20,000 छात्र हमारे कहाँ छात्र या अन्य नागरिक व्यवसायी कहाँ पर है, पहले उसका डाटा तैयार किया गया। डाटा तैयार करने के बाद हमको कहाँ से केंद्र बनाने पड़ेंगे, उसकी तैयारी की गई। पहला इवैक्यूएशन युद्ध होने के पहले प्रारंभ हो गया था। दूसरा भी हमने चूँकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद हो चुका है, वहाँ कोई कमर्शियल फ़्लाइट, किसी प्रकार की फ़्लाइट नहीं चल रही है। तो हमारे साथ संकट, जैसे मोसुल की जो बात की जा रही है, जहाँ से आदरणीय सुषमा स्वराज के विदेश मंत्रालय के कार्यकाल में लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, मोसुल में, लीबिया में, वहाँ एयर स्पेस बंद नहीं था, एयर स्पेस चालू था। यूक्रेन में एयर स्पेस बंद हो गया। एयर स्पेस बंद होने के बाद अब हमको जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, रोमानिया है, पोलैंड है, उन देशों के साथ में वहाँ पर पहले लोगों को लाया जा रहा है और वहाँ से विमान उड़ रहे हैं। तो इस कारण ये स्वाभाविक विलंब है। जी, और सर आपका ये संकल्प पत्र जारी किया गया चुनाव से पहले, तो उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए जो लड़कियां उच्च शिक्षा में जाएंगी उनको स्कूटी दिया जाना तय किया गया है। महिला सशक्तिकरण, जो हमारी सरकारी जो भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं की संख्या दोगुनी किए जाने का संकल्प लिया गया है। महिलाओं के लिए जो महिला समूह है उनको 1 लाख तक प्रति महिला को क्रेडिट गारंटी जो है सरकार देगी। तो उनको छोटे छोटे जो कर्ज लेने पड़ते थे वो कर्ज लेने बंद हो जाएंगे। जो गर्भ में शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म, उसकी पढ़ाई लिखाई से विधवा पेंशन तक और बुजुर्ग पेंशन तक सारी व्यवस्थाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की महिलाओं को सशक्त करने की व्यवस्था हमारे संकल्प पत्र में की गई है। कन्या सुमंगल योजना में की जो राशि है वो बढ़ाने की योजना की गई है। जो कन्याओं के विवाह की योजना थी उसमें 1 लाख रुपए तक का अनुदान देना सुनिश्चित किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्याओं को, महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से इस संकल्प पत्र में है। अभी आपने कहा कि जो मेधावी छात्राएं होंगी, बालिकाएं होंगी, उनको स्कूटी दी जाएगी, फ्री स्कूटी। और सर पेट्रोल का क्या, जो उसके दाम इतने ऊंचे बढ़ रहे हैं? देखिए, किसी का स्कूटी ही नहीं होती थी, अब आप करें पेट्रोल भी। तो पहले तो स्कूटी तो दीजिए। आप मुझे बताइए, 70 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने कभी साइकिल भी दी क्या? सर, पर पेट्रोल के दाम इतने तो ऊंचे नहीं होते थे ना। किसने आपको बताया? आपको पता होगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में जब सत्ता छोड़ के गए तो पेट्रोल का क्या भाव था? 35 रुपये।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जब शासन छोड़ गए तो पेट्रोल का क्या भाव था? 75 रुपये। 40 रुपये किसके कार्यकाल में बढ़ा? और कब? जब ऑयल बॉन्ड इश्यू करके आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल का भाव कीमत चुकाना था। ऑयल बॉन्ड इश्यू हुआ, ऑयल बॉन्ड का कर्ज किसको लौटाना था? आने वाली पीढ़ी को। तो जो अपने आने वाली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले लादने के बाद भी 40 रुपये प्रति लीटर जिन्होंने डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ाया, उन्होंने महंगाई बढ़ाई कि जिसने 75 से 95 रुपये किया उसने बढ़ाई। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा कि बहुत ही संवेदनशील जो कहा जाए इसको, कि ऐसा कहा जाता है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। हमको धर्म की राजनीति करने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? सांप्रदायिकता नहीं करनी चाहिए। हर किसी को भ्रातृधर्म, पिता पुत्र के प्रति पुत्र का धर्म, पुत्र का प्रति पिता के प्रति धर्म, ये धर्म तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसको हिंदू मुसलमान में कैसे बांटा जा रहा है? हम कहाँ करें? जिन्ना कौन ले आया राजनीति में? जिन्ना का नाम किसने लिया? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? मुस्लिमों का जो है पहला अधिकार है भारत के संसाधनों पर, ये बयान किसका है? मोदी जी का है कि मनमोहन सिंह का है? और जो है जब पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का होगा, पंथ के आधार पर भेदभाव क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुफ्त के मकान बने, हिंदू मुसलमान किया क्या? उसमें LPG गैस कनेक्शन दिया, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? मुफ्त में बिजली दी, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? एक्सप्रेसवे बनवाया, उसमें सिर्फ हिंदू चलने वाला है क्या? तो जब कोई चीज़ हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं की तो हम कहाँ हिंदू मुसलमान करें? लेकिन एक समय ऐसा था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, जब आपको मंदिरों, जुमे के दिन मंदिरों की घंटियों को बांध दिया जाता था कि मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेगी। होली के दिन जुमा पड़ जाता था तो होली प्रतिबंधित कर दी जाती थी। मुहर्रम के दिन दुर्गा का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। तो विकृत सांप्रदायिकता ये अखिलेश सिंह यादव और श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबको बराबर पर लाया। तो ये टैग कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और सपा और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है? हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उनका नारा है सिर्फ मुसलमानों का विकास। सिर्फ मुसलमानों, ईद के समय जो है वो बिजली दी जाएगी, दिवाली पे काट दी जाएगी। तो विकृत सांप्रदायिक, जिन्नावादी, हिजाबवादी, ये सपा और कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दी। ये हिम्मत कभी अखिलेश सिंह यादव की हो सकती है कि वो कहते हैं कि मैं हलाला खत्म कर दूंगा? हलाला जैसी कुप्रथा को खत्म करने की, हिंदुओं में ऐसी प्रथा को हम बर्दाश्त करेंगे क्या? तो फिर ज़्यादा सांप्रदायिक कौन है? सर, बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसे उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में 1,60,00,000 लोगों को नौकरी मिली। प्राइवेट सेक्टर में 4 लाख करोड़ रुपयों का निवेश आया। जब 42 लाख मकान बना होगा तो उसमें भी रोजगार मिला होगा। 2 करोड़ शौचालय बने, उसमें भी रोजगार मिला। LPG गैस कनेक्शन अगर लोगों को दिया गया, उसमें मैंने एक्सप्रेसवे जब बन गए तो उसमें भी रोजगार निर्मित हुआ। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने तो उसमें भी रोजगार हुआ। 5 लाख सरकारी नौकरियां सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आई। मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह यादव तीनों का कार्यकाल मिला के 3.5 लाख नौकरियां थी, और 17.5% बेरोजगारी दर अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में थी, जो आज 4.1% है। तो बेरोजगारी को हमने नियंत्रित किया है। अभी जो 3 मार्च को होना है और फिर 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होना है, तो फिर इसके बाद 10 मार्च को क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। 300 के पार, एक बार फिर 300 के पार। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको सीधे लाभ मिला, 25 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लाभार्थी, उस 18 करोड़ का 1/3 भी अगर भाजपा को वोट कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पाती है। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने बहुत ही तार्किक रूप से उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अब ये सारी बातें आपके पास है, आपके समक्ष हैं। आप अगर इन किसी भी मुद्दे पे आप कोई सवाल या कोई बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अब कमेंट लिख के हम तक वो प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरामैन FS पटेल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।